नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो E20 पेट्रोल क्यों हो रहा है ट्रोल, इसी में आपका स्वागत है। और ये शो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको लेकर बहुत चर्चा हो रही है। एथेनॉल मिक्स पेट्रोल को लेकर कन्फ्यूज़न जारी है। सरकार के अपने तर्क हैं तो आम आदमी ऑटो एक्सपर्ट्स की अपनी अपनी राय है, अपने अपने तर्क हैं। फ़ायदे और नुकसान को लेकर बहस थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में आज हम दिग्गज एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि E20 पेट्रोल की सच्चाई क्या है, इसको लेकर क्या मिथ हैं, क्या ट्रूथ है, क्या भ्रम फैलाया जा रहा है, क्या सच्चाई है। इसको पूरी तरह से डिकोड करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि E20 पेट्रोल की असली कहानी क्या है, जिसके ऊपर आपको यकीन करना चाहिए। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। देश की सड़कों पर दौड़ रही हर गाड़ी के टैंक में अब एक नया सवाल घुल चुका है। सवाल है E20 पेट्रोल का। सोशल मीडिया पर हजारों लोग अलग अलग शिकायत लेकर सामने आए हैं। किसी ने गाड़ी का माइलेज 11 किलोमीटर प्रति लीटर से गिरकर 7 किलोमीटर पर आ जाने का दावा किया है, तो किसी ने इंजन खराब होने का डर जताया। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में अप्रैल 2023 से E15, अप्रैल 2024 से E19 और अप्रैल 2025 से E20 ईंधन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इतने बड़े स्तर पर इसके उपयोग के बावजूद कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आई है। E20 पूरी तरह से वैज्ञानिक जांच से गुजरा हुआ है और सुरक्षित ईंधन है। उन्होंने बताया कि फिलहाल 20 करोड़ से ज्यादा दोपहिया और 20 लाख से ज्यादा चार पहिया वाहन बिना किसी दिक्कत के E20 पर चल रहे हैं और इससे देश को करीब 1,90,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। हालांकि मंत्रालय ने खुद माना कि कुछ गाड़ियों में माइलेज 3 से 5% तक घट सकता है, लेकिन साफ इंजन और कम प्रदूषण जैसे फायदे इस कमी से बड़े हैं। इधर E20 को लेकर हो रहे हंगामे के बीच सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जिन्हें एथेनॉल मिला पेट्रोल पसंद नहीं है वो शुद्ध पेट्रोल ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी। गडकरी ने यह भी कहा कि आम आदमी खुद अपनी गाड़ी का सही माइलेज नाप ही नहीं सकता। असली माइलेज सिर्फ कंपनी की अधिकृत मशीन से पता चलता है। उन्होंने इंजन खराब होने के आरोपों को राजनीति से प्रेरित और गलत बताया है। वहीं नीति आयोग ने 2021 में ही अनुमान जताया था कि पुरानी गाड़ियों में E20 से 6 से 7% तक माइलेज घट सकता है। ARAI यानी ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया और इंडियन ऑयल का कहना है कि ज्यादातर गाड़ियां सुरक्षित हैं, बस कुछ पुराने मॉडल्स के रबर पार्ट्स जल्दी बदलने पड़ सकते हैं। वहीं फाडा यानी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि इतनी बड़ी तब्दीली चरणबद्ध तरीके से लागू होनी चाहिए थी। तो साफ है, सरकार अपने आंकड़े गिना रही है, आम आदमी अपना अनुभव बता रहा है और बीच में झूल रहा है वो व्यक्ति जो एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल का असली सच जानना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज की इस चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं विंकेश गुलाटी, जो कि चेयरपर्सन हैं ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के। अविनाश वर्मा हैं एथेनॉल एक्सपर्ट एंड पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट। नवीन सोनी हैं ऑटो एक्सपर्ट एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट लेक्सस इंडिया के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल नवीन सोनी जी आपसे होगा सर, चूँकि आप ऑटो एक्सपर्ट हैं। आप बताइए, मैं डायरेक्ट सवाल आपसे, क्योंकि इसको लेके बहुत चर्चा हो रही है और बहुत ही अलग अलग तरह के फैक्ट तैर रहे हैं। किसी का आधार कुछ होता है, किसी का आधार कुछ होता है। आप डायरेक्टली बताइए कि क्या वाकई E20 पेट्रोल से माइलेज कम होता है, इंजन में गड़बड़ी आती है? देखिए, सीधा साधा जवाब इसका ये है कि माइलेज जरूर कम होगा, क्योंकि मिनिस्टर्स भी अब बोलने लग गए इस चीज को। क्योंकि उसकी जो क्षमता होती है, जो पेट्रोल के मुकाबले उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो कम होती है, तो डेफिनेटली उसका जो है माइलेज कम डेफिनेटली होगा। जहाँ तक इसकी सवाल है कि भाई इंजन पार्ट्स पे क्या डैमेज आ सकता है, कुछ पार्ट्स हैं जो 23 से पहले की गाड़ियां बनी हुई हैं, उनके ऊपर रबर पार्ट्स में, क्योंकि ये मॉइस्चर अट्रैक्ट करता है फ्यूल, तो उसकी वजह से ये उन पार्ट्स को डैमेज कर सकता है, या फिर उन पार्ट्स का रिप्लेसमेंट जल्दी करना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, एग्जिस्ट करती हैं। कुछ सरकार पहले नहीं रही थी या कह नहीं रही थी साफ तौर पे, अब कहने लगी है। तो ये फैक्ट्स है। ये फैक्ट है। तो आप कह रहे हैं साफ तौर पे कि 2023 से पहले की जो गाड़ियां बनी हुई हैं उसके इंजन पर भी इम्पैक्ट आता है, राइट सर? इम्पैक्ट आ सकता है अगर वो मटीरियल कंप्लायंस नहीं हो तो। ओके,
ठीक है, चलिए 2 बात क्लियर है। अब जरा गुलाटी जी आप बताइए कि आपका टेक क्या है। जैसे अभी सोनी जी ने बताया कि हाँ माइलेज में कमी आती है, ये बात सरकार भी मान रही है। कितनी कमी, क्योंकि इसको लेके भी डिबेट है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा माइलेज कम हो जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं कम माइलेज में कम कमी आती है 5 से 7% की। एक्चुअल तस्वीर क्या है सर माइलेज कमी की? तो देखिए, माइलेज नापना, जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा, एक आम जनता नॉर्मल तरीके से नापता है कि मैंने कितना पेट्रोल भरा है और दोबारा मुझे कितना पेट्रोल भराने की जरूरत पड़ी। ये जो है ये आम नॉर्मल तरीके से हम लोग माइलेज चेक करते हैं इसको। एंड बहुत साइंटिफिक वे नहीं है, लेकिन एक आपको अंदाजा सही से ही दे देता है। और दूसरा ये चीज माननी चाहिए कि अगर आप 2023 के पहले की गाड़ी की बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई गाड़ी खरीदी जो 2023 के पहले आपको ऑफिशियल माइलेज बताती थी कि आपका ये टू व्हीलर जो है ये 60 का माइलेज देगा। ये अगर आप प्योर पेट्रोल भी डालेंगे तो आज की डेट में इस 3 साल में जो इंजन के थोड़े बहुत आप कहिए कुछ यूज होने के बाद जो गिरावट आती है क्वालिटी में, ऑलरेडी 2-4-5% आपकी माइलेज कम हो चुकी होगी। अब इथेनॉल की वजह से मानी बात है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं 3 से 7% है, कोई कहता है 3 से 5 है, कोई 5 से 7 कहता है। तो अगर आप ये कहें कि जो आपके नॉर्मल इंजन की जो कम होनी चाहिए क्वालिटी और क्षमता, उसको भी अगर आप ऐड करके बात करें तो आप बड़े बड़े आंकड़ों की बातें कर सकते हैं। बट एज अ डीलरशिप मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ जो जनरल लोग आते हैं सर्विस पे जो बताने के लिए, उनके हिसाब से 3 या 5% के आसपास की माइलेज का इफेक्ट आता है। और नॉर्मली इतना छोटा इफेक्ट कस्टमर्स के नॉर्मल रोजमर्रा मर्रे में समझ नहीं आता है। ये जो कुछ स्पेसिफिक लोग रेगुलर मॉनिटर करते हैं, टैंक फुल कराते हैं और फिर जब नेक्स्ट टैंक फुल हो रहा हो उसी पेट्रोल पंप से भराते हैं, तो वही बहुत स्पेसिफिकली ऐसी माइलेजेस चेक कर पाते हैं। नहीं सर वो तो ठीक है, लेकिन जो गाड़ी में जो आता है लिख के कि आपका फ्यूल एफिशिएंसी इतना है, एवरेज इतना है, वो तो साइंटिफिक होगा ना, कि वो भी साइंटिफिक नहीं है, आप ये कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ साइंटिफिक नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये सब इंडिकेशंस ज्यादा होते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने अभी टैंक फुल कराया और आपको आया कि 600 किलोमीटर जाएगा, वो 600 किलोमीटर आपके पिछले टैंक फुल या पिछले जो आपकी ड्राइविंग के जो प्रोसेस है उसके बेस पे कहता है। आपने अगर मान लीजिए हाईवे पे गाड़ी चलाई 600 किलोमीटर या 300 किलोमीटर और फिर टैंक फुल कराया, हाईवे पे आपको अच्छी एवरेज मिली और उसके बाद आप प्योर सिटी ड्राइविंग पे आ गए, तो एवरेज तो कम होनी मुनासिब है ना। सो ये सब सारी इंडिकेशंस है, इसको आप साइंटिफिक मेथड नहीं कह सकते, लेकिन ये साइंटिफिक तरीके से एक पुराना डेटा लेकर के आप ही ने कैसे गाड़ी चलाई उसके बेस पे आपको एक हिंट देता है। सेम गाड़ी जिसमें किसी को 600 दिखाएगी तो किसी में 650 दिखाएगी, किसी को 550 दिखाएगी, क्योंकि उनकी ड्राइविंग हैबिट डिफरेंट है, इंजन सेम है। तो ये फर्क आएगा, लेकिन इथेनॉल से इतना बड़ा फर्क आए कि आप कहें कि 10-15%, 20% मेरा एफिशिएंसी कम हो रही है, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज हम अभी भी E10 पे चल रहे थे, E10 से E20 आया है। ऐसा नहीं कि हम E0 से E20 आ गए जो इतना बड़ा चेंज हमको देखने को मिलेगा। ठीक बात है, चलिए ये बात क्लियर है और बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि इसीलिए हमने अलग अलग प्लेयर को इनवाइट किया है ताकि हम आपसे अलग अलग व्यू जान पाएँ। अब अविनाश जी, चूँकि आप इथेनॉल पे बहुत डिटेल में काम करते हैं सर, और जब इथेनॉल की डिबेट चल रही है तो ब्राज़ील का बड़ा एग्जांपल दिया जाता है कि ब्राज़ील में ऑलरेडी चल रहा है E30, और अभी खबर ये आ रही कि अब ब्राज़ील जो है वो E30 से E32 पे शिफ्ट होने जा रहा है ना। तो जरा ब्राज़ील का बताइए सर कि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कंज्यूमर के पास क्या ऑप्शन होता है, पेट्रोल पंपों पे तीनों पेट्रोल अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे वहाँ की सक्सेस स्टोरी है या कोई दिक्कत वाली स्टोरी है, बताइए सर जरा। थैंक यू मृत्युंजय। ब्राजील की तो बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है और पाइनियर्स हैं, उन्होंने ही पूरी कहानी शुरू की थी। और वे बैक 1973 में जब ऑयल क्राइसिस हुआ तब उन्होंने कोशिश किया कि हम लोग अपना अंदरूनी देख के देश के अंदर में पैदावार करें इथेनॉल का और यूज करें। तो 90s में उन्हें सक्सेस मिला। 90s में वो करीब करीब मेरे ख्याल से 20% वो डालना शुरू किए, और जब E20 पे वो आए तो बाकी फ्यूल को उन्होंने बंद कर दिया। तो ऐसी नहीं थी कि वहां पुरानी गाड़ियां नहीं थी, उन्हें फिर दिक्कतें आई नहीं आई, तो ये एक्सपीरियंस के द्वारा वो आगे बढ़े। और
5-6 के आसपास वहां पे व्हाट इज कॉल्ड इज फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां आनी शुरू हो गई। और फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां मतलब फ्लेक्सिबल फ्यूल, इट कैन टेक एनी परसेंटेज ऑफ पेट्रोल और इथेनॉल और एनी कॉम्बिनेशन। राइट। ना आज के दिन में क्या है ब्राजील में, आज के दिन में जो बेस फ्यूल है, जो स्टैंडर्ड फ्यूल है, जैसा आपने बताया, करेक्टली बताया, E30 है। 30% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल मिलता है और कोई उसके नीचे कोई दूसरा पेट्रोल नहीं है। तो E30 है बेस फ्यूल, और वहां पर पेट्रोल पंप में प्योर इथेनॉल मिलता है, मतलब E100 मिलता है। अच्छा। तो जो वहाँ गाड़ियां हैं, जो फ्लेक्सिबल फ्यूल गाड़ियां हैं, मेरे ख्याल से करीब 80 से 85% फ्लेक्सिबल फ्यूल गाड़ियां होंगी। अच्छा। बाकी जो है वो अपना E30 वाली गाड़ियां हो सकती होंगी। ओके। और ये गाड़ियां जब पेट्रोल पंप पे जाती हैं तो उनको चॉइस है। पेट्रोल जो E100 का प्राइस देखते हैं, E30 का प्राइस देखते हैं और वोट बोलते हैं कि मुझे इसका 40% दे दो, इसका 60% दे दो। तो वो कोई भी मिक्स पे चलाते हैं वहां पे, वो उनको चॉइस है। बट बेस फ्यूल E30 के नीचे वहां कुछ भी नहीं है। ओके, तो ब्राज़ील में E30 के नीचे कुछ भी नहीं है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और आपने कहा कि 80 to 85% जो है वो फ्लेक्स फ्यूल है, राइट सर? जी। ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब जरा मैं आपसे जानना चाहता हूँ सोनी जी, अब जैसे एक बड़ी डिबेट 2023 के बाद की गाड़ियाँ, 2023 से पहले की गाड़ियाँ, इसको लेके दिक्कत है, मतलब इसको लेके चर्चा है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो 2023 से पहले की गाड़ियाँ हैं उनके लिए क्या सॉल्यूशन है? अगर मान लीजिए कोई 2020 में किसी ने गाड़ी खरीदी है, 2018 में गाड़ी खरीदी है, क्या उनको ये विकल्प मिलना चाहिए कि भाई आपकी गाड़ी जो है वो E20 कंप्लाइंट नहीं है, तो आप जो है प्योर पेट्रोल लें या E10 पेट्रोल लें या जो भी लें, व्हाटएवर। तो इसका मैकेनिज्म क्या होना चाहिए? क्योंकि आपने खुद कहा कि इससे रबर पार्ट्स में डैमेज आने का खतरा रहता है। तो अगर खतरा रहता है तो इसका सॉल्यूशन क्या है फिर 2023 से पहले की गाड़ियों के लिए? देखिए, इसमें जो ये सारी कंट्रोवर्सी क्यों निकल रही है, अगर आप ध्यान से देखें तो 3C अगर कहें तो 3C की वजह से निकल रही है। पहला C है कॉस्ट। कोई कॉस्ट में डिफरेंशियल नहीं रहा है। जो E20 से पहले जब E10 था और अभी तक कोई प्राइस में कोई आपको और मेरे को कोई कमी दिखती नहीं है एज अ कंज्यूमर। दूसरा जो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर मेरी गाड़ी E10 कंप्लाइंट है, E20 कंप्लाइंट नहीं है, तो मेरे को क्या करना है, जो आपका सवाल है वो उस पर ज्यादातर मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी तरफ से राय दी है, लेकिन वो राय कितनी कंज्यूमर तक पहुंच चुकी है, क्योंकि वो कंज्यूमर्स आज की तारीख में 90-95% जो है ऐसी गाड़ियां चला रहे हैं जो कि 2023 से पहले की हैं, आज की तारीख में जितनी गाड़ियां रोड पे हैं। और तीसरा सवाल है चॉइस का, जो कि मेरे कलीग ने भी जैसे बोला कि वहां पे अगर ब्राजील की बात करें तो चॉइस दे दी जाती है। अगर मेरे को चॉइस है तो मैं E10 ले लूं, अगर मेरे को चॉइस है मैं E20 ले लूं, और मेरे को चॉइस है तो मैं प्योर पेट्रोल ले लूं। आज की तारीख में इन 3 चीज पे अगर काम किया जाए तो ये चीजें कंज्यूमर अपने आप डिसाइड करेगा कि उसके लिए कौन सा फ्यूल बेस्ट रहेगा। इसमें एक छोटा सा एडिशन है, जो बात आप कह रहे हैं, मतलब मैं ये मेरा तर्क नहीं है, लेकिन इसमें जो सरकार का तर्क है या जो लोग एथेनॉल के E20 के फेवर में, उनका तर्क है कि ये सारी क्लैरिटी आपको दी गई है, प्राइसिंग की दी गई है कि अगर आप प्योर पेट्रोल लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, उसका प्राइस 170 रुपये लीटर के आसपास बैठता है। तो वो ये भी कह रहे हैं कि भाई उसका प्राइस ज़्यादा है, आपके पास चॉइस है, अगर आप लेना चाहें तो प्योर पेट्रोल लीजिए, 170 रुपीज़ लीटर। हाँ, तो ये चॉइस जिसकी जो बात की गई है वो ओरिजिनल बेंचमार्क से, वो जो आप 160-170 रुपए वाला पेट्रोल कह रहे हैं, वो E0 पेट्रोल एक तरह से कहा जाना चाहिए, जो एक ही कंपनी आज की तारीख में बना रही है, इंडियन ऑयल वाले। लेकिन उसको एग्जैक्टली प्योर पेट्रोल के साथ में उसमें और भी तब्दीलियां की गई हैं, जिसकी वजह से उसका जो फ्यूल क्वालिटी है वो काफी सुपीरियर है। इसकी वजह से चलते हुए वो 160-170 की रेंज में पहुंच गया है। नॉर्मल कंज्यूमर किस चीज से कंपेयर करेगा इस चीज को, कि मैं जब E20 से पहले जो फ्यूल था, जो कि कहा जाता है कि E5 था, फिर बाद में E10 हुआ, फिर E15 और फाइनली E20 हो गया। कम समय में हुआ, इसके लिए लोगों को इसका पता नहीं चला। लेकिन जो प्राइस का जो डिफरेंशियल है, उसका बेस मॉडल है, बेस प्राइस जो है वो 160 से कंपेयर नहीं कर पा रहा है। क्योंकि 160 उस जमाने में भी रहता था, लेकिन वो बेस पेट्रोल और अल्ट्रा पेट्रोल या जो भी कंपनी मार्केटिंग के तौर पे उसका नाम देना चाहे दे सकती है। ओके, ठीक है। लेकिन गुलाटी जी, एक बड़ा सवाल आम लोगों के मन में भी है कि अगर मान लीजिए 2023 से पहले जिन लोगों ने गाड़ियां खरीदी हैं उनका कोई गुनाह तो है नहीं,
तो ठीक है, ये डिबेट वो इस कंफ्यूजन में है कि भाई करूँ तो करूँ क्या। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंजन में दिक्कत आती है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं आती है। इस चक्कर में वो फंसे हुए हैं कि मैं कुछ करूँ कि ना करूँ। आप जरा बताइए, जैसे अभी सोनी जी बता रहे थे कि हाँ रबर पार्ट्स में कुछ डैमेज होने का खतरा हो सकता है, पक्के तौर पे वो भी नहीं कह रहे हैं, तो उसके लिए कोई मैकेनिज्म है क्या, क्या करना चाहिए? ठीक है, ये डिबेट तो चलती रहेगी। अब जो लोग E20 के फेवर में नहीं होंगे वो 4 गलतियां निकालेंगे, जो फेवर में होंगे वो 4 अच्छी बातें बताएंगे। लेकिन मैं एक एज ए कंज्यूमर, मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैंने 2023 से पहले गाड़ी ली है, अब मैं E20 पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवा रहा हूँ, तो क्या मुझे अपने इंजन में कोई तब्दीली करनी चाहिए? और वो तब्दीली अगर करनी चाहिए तो क्या होनी चाहिए, ये जरा गाइड करिए सर। देखिए, ग्राहक की तरफ से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो इन मिथ्याओं से दूर भागना चाहिए। आपको अगर याद हो, अभी 3-4 साल पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर की कितनी मिथ्याएं चल रही थी। गाड़ी में आग लग जाती है, रेंज नहीं मिलता है, टूट जाती है। आज सब भूल बैठे हैं और आज इतना 10% से ऊपर की ऑटो में, टू व्हीलर में इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल हो चुकी है। ये सब मिथ्याएं पहले क्रिएट होती हैं। ठीक है, एक किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, वो बढ़ के ऊपर आप नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात कह रहे हैं। मैं चाहता हूँ पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करें। तो आप ये कह रहे हैं कि 2023 से पहले वाली गाड़ियों में भी अगर E20 पेट्रोल डलता है तो इंजन में कोई दिक्कत नहीं आती है, आप ये कह रहे हैं सर? ये भ्रम है? मेरा सिर्फ इतना कहना है कि 3 महीना हुआ है E20 पेट्रोल आए हुए। हाँ। 3 महीने में अभी तक किसी की भी गाड़ी में, इंजन में, मेरे ख्याल से जितने डीलर्स को मैं जानता हूं, अभी तक कहीं भी कोई गाड़ी नहीं आई जो रिपेयर के लिए मांग रही है। अच्छा। मेरा सिर्फ इतना ग्राहक को कहना होगा, अगर वो नॉर्मली साल में 2 बार सर्विस कराते हैं तो थोड़ा गाड़ी का ध्यान दें, 3 बार कराने। और जब सर्विस कराएं, अपने मैकेनिक से, अपने वर्कशॉप को बोलें कि एक बार रबर पार्ट्स चेक कर ले। ये प्रिकॉशन है, ये कंफर्म नहीं है कि उनकी गाड़ी में पक्का खराब होगा। अच्छा, ये ओके। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, हाँ। क्योंकि इथेनॉल की जो विस्कोसिटी है और जो पेट्रोल की है, उसमें दोनों में थोड़ा सा चेंज है। जैसे ओके। पेट्रोल में हम बात करते हैं 43 mJ पर केजी है, इथेनॉल 27 mJ पर केजी है। तो ये जो डिफरेंस है, इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट उम्मीद है आएगा। नहीं, मैं सर क्या है कि मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता कि सही है गलत है। मैं तो एक कंज्यूमर के हित की बात करना, जैसे आपने अच्छा सुझाव दिया कि अगर आप 2 बार सर्विसिंग कराते थे पहले, तो आप 3 बार करा लें और एक बार रबर पार्ट्स को चेक करवा लें। ये काम तो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं। ये अलग बात है कि हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, वो अलग डिबेट का इश्यू हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट हम अपनी गाड़ी की प्रोडक्शन के लिए ये काम कर सकते हैं। तो ये 2023 से पहले की गाड़ियों वाली बात है। 2023 की बाद की जो गाड़ियाँ, वहाँ पर तो दिक्कत नहीं है सर, मतलब वहाँ 2 से 3 बार सर्विसिंग कराने की जरूरत तो नहीं है। नहीं, वहाँ आप अपने जिस तरह से आप चला रहे हैं, कितने किलोमीटर पे सर्विस आप कराते हैं, वो कराते हैं। अच्छा, वहाँ पे रबर पार्ट ना चेक करवाएं, जैसे मैंने वो ऑटोमेटिकली, देखिए 2023 के बाद की गाड़ियां ऑब्वियसली ऑथराइज्ड डीलर्स पे है। ओके। हमारे यहाँ कंपनी ने कुछ सिस्टम्स बनाए कुछ, और उसमें हम जब चेकिंग करते हैं तो उसमें रबर पार्ट्स ऑटोमेटिक आते हैं। हमको E20 नॉन E20 नहीं होता, हमारे कुछ स्टैंडर्ड चेक्स होते हैं जिसमें सारे पार्ट्स आते हैं, उसमें इंक्लूडेड है। परफेक्ट, ठीक है। छोटा सा ब्रेक, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब अविनाश जी, आप जरा बताइए सर कि आपके हिसाब से ये जो पूरी डिबेट इस वक्त चल रही है हमारे देश में E20 को लेकर के, ये किस डायरेक्शन में जा रही है और इसमें एक क्लियर कट मैसेज कार यूजर को क्या जाना चाहिए? जी, मैं दो तीन पार्ट में इसका जवाब दूंगा। पहला, जैसा गुलाटी जी ने बोला, थोड़ा सा उसमें ऐड कर दूं मैं। उन्होंने बोला कि पिछले 3 महीने से शायद 20% मिल रहा है। नहीं, पिछले 2025 में पूरे साल में पूरे देश में E19 मिल रहा था, और इस साल पूरे दिसंबर 2025 से E20 मिल रहा है। और ये पुरानी गाड़ियों में भी मिल रहा है और नई गाड़ियों में भी मिल रहा है। ARAI, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, SIAM जो कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की एसोसिएशन है, और इंडियन ऑयल ने 2021 में रिसर्च किया, स्टडी किया, और E20 फ्यूल E10 गाड़ियों पे चलाया। उस समय तो E20 गाड़ियां नहीं आई थी, E10 गाड़ियों पे चलाया, और उन्होंने ये कंफर्म किया कि इसमें जो इंजन है, जो मेटल पार्ट्स है, प्लास्टिक पार्ट्स है, उस पर कोई नेगेटिव असर नहीं होता है। और जैसा आपने भी बोला है कि रबर पार्ट्स होते हैं, रबर पार्ट्स पे थोड़ा असर होता है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट 8 से 10 साल में हमें करीब 20,000 25,000 का खर्च लगेगा,
और ये चेंजेस नॉर्मल सर्विस टाइम में ही हो जाया करेगा। सो ये बहुत बड़ा असर नहीं है। बहुत बड़ा पॉजिटिव जो उन्होंने ये बताया कि हमारे जो टेल पाइप एमिशंस होते हैं गाड़ियों से, जो पोल्यूशन होता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हम लोग जूझ रहे होते हैं पोल्यूशन से, कार्बन मोनोऑक्साइड E20 फ्यूल के कारण 50%, 50% कम होता है। अच्छा। हाइड्रोकार्बन की एमिशन E20 में आपकी 30% कम होती है। तो ये पोल्यूशन का बहुत बड़ा फायदा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल जी। सेकेंडली जो डिबेट चल रहा है कि हमें चॉइस मिलना चाहिए, मैं E20 यूज करूं, E10 यूज करूं, 0% प्योर पेट्रोल यूज करूं, तो मैं 2-3 एग्जांपल दूंगा जहां पे इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, कुछ ऐसे चीजें जहां पे रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो गया, चूंकि एनवायरनमेंट और हमारे लिए ठीक नहीं था। एक जमाना था जब 3 व्हीलर जितने चल रहे थे दिल्ली में, उनको बोल दिया कि अब केवल सीएनजी पे चलेगा, पेट्रोल पे नहीं चलेगा। उस समय कोई चॉइस नहीं मिला। अभी लेटेस्ट दिल्ली की पॉलिसी आई है कि 2028 से जितने भी 2 व्हीलर्स होंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रिक होंगे, कोई भी पेट्रोल वाले नहीं होंगे। तो इसीलिए ये लार्जर इंटरेस्ट, बिकॉज आप देखो इथेनॉल को मैं पर्सनली सुपीरियर फ्यूल मानता हूं, बिकॉज इसमें ऑक्टेन होता है एज कंपेयर टू 84 ऑक्टेन रेटिंग ऑफ पेट्रोल, इसमें 108 होता है। और ऑक्टेन का हम लोग को सब कुछ मालूम है कि ये जो नॉकिंग होता है इंजन को, वो नॉकिंग को घटाता है, रिड्यूस करता है, जिसके कारण इंजन की लाइफ लॉन्जिविटी बढ़ती है। तो ये सुपीरियर फ्यूल। नाउ इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, पहला तो है कि हमको पर्सनल बेनिफिट मिलता है कि पोल्यूशन से जो हम जूझ रहे हैं, हमारे डॉक्टर के पास जो विजिट होते हैं वो कम होंगे। नाउ माइलेज घटता है 3 से 6%। मैं एक एग्जांपल लूंगा, मुझे जरा 1 मिनट टाइम दिया जाए जी। आप अगर एक गाड़ी चलाते हैं, सिर्फ जहां भी चलाते हैं, तो एवरेज मेरे ख्याल से 1000 किलोमीटर पर मंथ चलाते हैं। ऑन एन एवरेज करीब 30 से 40 किलोमीटर पर डे आप यूज करते हैं गाड़ी। 1000 किलोमीटर अगर 15 की एवरेज आपकी गाड़ी दे रही होती है, तो आप 15 से अगर आप डिवाइड करें, तो आपको मोटा मोटी करीब करीब 1000 किलोमीटर पे आप देखेंगे 6500 रुपया या 6600 रुपया महीना खर्च होगा, अगर मैं करीब 100-102 रुपया का E20 का प्राइस लूं। अगर आपकी फ्यूल की जो एफिशिएंसी है 5% घटती है, तो 5% में आप देखोगे कि 350 रुपया का ही एक्स्ट्रा खर्च होता है पूरे महीने में। पूरे कैलकुलेट कर लो, 5% इज द माइलेज ड्रॉप बस। नाउ लुक एट द नेशनल बेनिफिट। सबसे बड़ा बेनिफिट इज पोल्यूशन, हमें बेटर एयर क्वालिटी मिलेगा। जैसे साओ पाउलो ब्राजील में हम देखते हैं, वहां की AQI सिर्फ 15 है और हमारी AQI 500 है। और 40%, गडकरी साहब ने भी बोला कि 40% ट्रांसपोर्ट फ्यूल से पोल्यूशन होता है। दूसरा नेशनल बेनिफिट, हम एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ बढ़ेंगे। हमारी जो डिपेंडेंस हो जाती है इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पे, जो अभी वेस्ट एशिया क्राइसिस में सक्सेसफुली हम लोग, चूंकि 20% इथेनॉल हमारे पास था, तो हमारी अवेलेबिलिटी पे कोई प्रश्न नहीं उठा। अगर आप इमेजिन करें, अगर 20% हमको इथेनॉल नहीं होता हमारे पास और 20% एक्स्ट्रा पेट्रोल की जरूरत पड़ती, तो शायद अवेलेबिलिटी का एक क्वेश्चन मार्क आता, जो कि नहीं आया। तीसरा बेनिफिट, हम ये अपने देश में बना रहे हैं, तो डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। रूरल एरियाज में, विलेजेस में ये सारे प्लांट लगते हैं, तो विलेज का डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट ओके। और सबसे बड़ा है कि हम किसान को, जो कि भारत सरकार ने बोला 1,60,00,000 का पेमेंट, 1.6 लाख करोड़ का हमने किसानों को पेमेंट किया है, और बेहतर पेमेंट किया देन व्हाट दे वर गेटिंग अर्लियर। बिल्कुल, बहुत सारे बेनिफिट हैं। इसी कारण कुछ रेस्ट्रिक्शंस और कुछ पॉजिटिव मूवमेंट के कारण हमको कुछ रेस्ट्रिक्शंस करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। ये बहुत सारे डिटेल पॉइंट आपने बताए, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन आप जरा बताइए सोनी जी, क्या आप एग्री करते हैं जो बात अविनाश जी कह रहे हैं कि एक नेशनल इंटरेस्ट भी होता है? जैसे उन्होंने कहा कि इंजन की लॉन्जिविटी इससे बढ़ती है, ये बात तो लोग बता भी नहीं रहे हैं, सब नेगेटिव बात ही कर रहे हैं इंजन को लेकर के। अविनाश जी कह रहे हैं कि इससे लॉन्जिविटी बढ़ सकती है, इंजन लंबा चल सकता है, आपका ये फ़ायदा भी हो सकता है, और भी अलग अलग फ़ायदे उन्होंने गिनाए हैं। आपका टेक? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्यों ये कंट्रोवर्सी बार बार उठ के आ रही है, ये इसका रीजन ये है कि कंज्यूमर इसमें कहता है कि मेरे लिए इसमें क्या है, मेरे को इसमें क्या बेनिफिट है। कंज्यूमर के लिए स्वच्छ वातावरण है, अच्छी सांस है ये भी तो कंज्यूमर के लिए ही है। डेफिनेटली, लेकिन अगर मेरे को चाहे उन्होंने कुछ मैथमेटिक्स करके 350 रुपए बताया, AQI के ऊपर बताया, लेकिन वो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कंज्यूमर जो कि
जो कि अपनी जैसे दो पहिया चालक है, जो भी गाड़ी चला रहा है, वो उसको ये दिखता है कि मेरे को इसमें हम जब गाड़ियां बेचा करते थे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती थी कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचेंगे तो आपको ज्यादा सक्सेस मिलेगी। तो वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्या हो रहा है, माइलेज घट रही है, उसको क्या हो रहा है कि इंजन पार्ट्स को चेंज करना पड़ रहा है अगर जरूरत पड़े तो, और उसको क्या हो रहा है कि जो उसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है जो वो कम होने की वजह से उसका जो महीने का खर्चा है वो मार्जिनली कहें, बढ़ा हुआ कहें, इंजन की साइज के ऊपर कहें, इंजन की यूज के ऊपर कहें, जो भी आप कहना चाहें उस पर कह सकते हैं। तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचेंगे तो वो उसको जब तक नहीं दिखता है और प्राइस में, कॉस्ट में कोई कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है कि इसकी वजह से कोई बेनिफिट दिया जा रहा है, तो जब ये बातें होती हैं तो वो इस चीज को कभी नजरअंदाज नहीं करता है कि उसको जो नेशनल इंटरेस्ट की बातें कही जाती हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये ढूंढता है कंज्यूमर कि मेरे को इसमें क्या बेनिफिट मिल रहा है। ठीक बात है, वो कंज्यूमर का जो भी कंसर्न है उसको निश्चित तौर पर एड्रेस किया जाना चाहिए, लेकिन मकसद ये है कि जितनी जल्दी E20 को लेके कन्फ्यूज़न खत्म हो जाए, लोगों में ट्रस्ट लौट आए, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए जिस भी लेवल पे प्रयास होने चाहिए, जो बात आपने नवीन जी कही वो भी इम्पॉर्टेंट है कि कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है वो भी सुरक्षित रहना चाहिए, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए जो भी हो। लेकिन हाँ, अगर नेशनल इंटरेस्ट में अगर ज़रूरी है और जिस तरह की बात हो रही है तो निश्चित तौर पे उसके ऊपर बहुत गंभीर चिंतन करके इसको आगे भी बढ़ाया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका, अविनाश जी आपका, गुलाटी जी आपका, आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।